बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम कुल इफ़ादा और हशे इफ़ादे के दरमियान क्या बाहमी रिश्ता है, उसका खुलासा हम समझेंगे। कुल इफ़ादा से मुराद इस्तेमाल की जाने वाली तमाम इकाइयों से हासिल होने वाला इफ़ादा कुल इफ़ादा कहलाता है, जिसे टोटल यूटिलिटी या सिग्मा यूटिलिटी के नाम से हम इक्वेशन के तौर पर जानते हैं। और हाशे इफ़ादा से मुराद इस्तेमाल की जाने वाली आखिरी इकाई से, इजाफ़ी इकाई से हासिल होने वाला इफ़ादा हाशे इफ़ादा या मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इन दोनों इफ़ादा के दरमियान कुल इफ़ादा और हाशे इफ़ादा के दरमियान बाहमी रिश्ता क्या है, इस बात का खुलासा हम करने जा रहे हैं। आइए इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कुल इफ़ादा और हाशे इफ़ादा के दरमियान क्या रिश्ता है, इसको एक जदुल के ज़रिए हम समझेंगे। आइए इस जदुल के अंदर हम देखते हैं कि पहले कॉलम में लिखा है कि शय की इकाइयाँ, और दूसरे कॉलम में है कुल इफ़ादा, और तीसरे कॉलम में है हाशे इफ़ादा। पहली इकाई इस्तेमाल करने पर कुल इफ़ादा 10 हासिल होता है। पहली इकाई इस्तेमाल करने पर कुल इफ़ादा और हाशे इफ़ादा दोनों 10 है। मतलब ये कि दोनों मसावी है। इससे पता चलता है कि इब्तिदा में कुल और हाशे इफ़ादा यकसा होता है, मसावी होता है। ये दोनों के दरमियान रिश्ता है। दूसरी इकाई इस्तेमाल करने पर कुल इफ़ादा 18 और हाशे इफ़ादा 8 है। फिर तीसरी इकाई इस्तेमाल करने पर कुल इफ़ादा 24 और हाशे इफ़ादा 6 है। चौथी इकाई इस्तेमाल करने पर कुल इफ़ादा 28 और हाशे इफ़ादा 4 है। और पाँचवीं इकाई इस्तेमाल करने पर कुल इफ़ादा 30 और हाशे इफ़ादा 2 है। और फिर देखिए छठी इकाई इस्तेमाल करने पर कुल इफ़ादा 30 और हाशे इफ़ादा 0 है। इससे ये पता चलता है कि कुल इफ़ादा घटती हुई शरह के साथ मुसलसल बढ़ता जा रहा है, जैसे 10, 18, 24, 28, 30। जिससे ये पता चलता है कि कुल इफ़ादा मुसलसल बढ़ रहा है, लेकिन उसकी बढ़ने की शरह पस्त है। दूसरी जानिब देखिए हाशे इफ़ादा की जानिब। हाशे इफ़ादा पहली इकाई से 10 मिला, 8, 6, 4, 2 और 0। इससे ये पता चलता है कि हाशे इफ़ादा मुसलसल घटता जा रहा है। और छठी इकाई इस्तेमाल जब करते हैं तो कुल इफ़ादा अपनी इंतहा को पहुंचता है और हाशे इफ़ादा 0 हो जाता है। ये हाँ जो नुक्ता सैराबी को ज़ाहिर करता है कि शय इस्तेमाल करने वाला शख्स अब सैराब हो चुका है, मज़ीद उसकी ख्वाहिश नहीं है किसी शय की इकाइयाँ इस्तेमाल करने की। लेकिन तब भी अगर वो 7वीं इकाई इस्तेमाल करता है तब कुल इफ़ादा 28 हासिल होता है और हाशे इफ़ादा वज़ा 2 यानी मनफी, जिससे पता चलता है कि यहाँ कुल इफ़ादा घटने लग गया है। अभी तक घटा नहीं था, लेकिन अब 7वीं जैसी इकाई इस्तेमाल करें कुल इफ़ादा घटने लग गया है और आखिरी इकाई से हाशे इफ़ादा मनफी रुझान इख्तियार कर लेता है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इन दोनों के दरमियान में जो क्या रिश्ता है, मैंने उसके 6 नुकात लिखे हैं। नंबर 1 में लिखा है कि इब्तिदा में कुल और हाशे इफ़ादा दोनों मसावी है। देखिए पहली इकाई इस्तेमाल करें कुल और हाशे इफ़ादा दोनों 10 है। और नंबर 2 है कुल इफ़ादा घटती हुई शरह से मुसलसल बढ़ता जाता है और हाशे इफ़ादा मुसलसल घटता जाता है। दूसरा नुक्ता ये है कि कुल इफ़ादा गिरती हुई शरह के साथ मुसलसल बढ़ता जाता है और हाशे इफ़ादा मुसलसल घटता जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब कुल इफ़ादा अपनी इंतहा को पहुँचता है, देखिए आप उसकी इंतहा थी 30, कुल इफ़ादा जब अपनी इंतहा को पहुँचता है तब हाशे इफ़ादा 0 हो जाता है, जो नुक्ता सैराबी को ज़ाहिर करता है यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला सारिब सैराब हो चुका है, मज़ीद इकाइयाँ इस्तेमाल करने की उसकी कतई ख्वाहिश नहीं है। अब नुक्ता तस्कीन पर पहुँच गया हो। और अगर यहाँ पर छठा नुक्ता ये ज़ाहिर करता है कि नुक्ता सैराबी के बाद तस्कीन गैर तकसीन में तब्दील हो जाती है। मतलब ये कि 0 के बाद हाशे इफ़ादा 0 के बाद वज़ा 6 में चला जाता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पर अब हमने इसी जदुल की मदद से हमने ये दोनों के दरमियान, कुल और इफ़ादा के दरमियान रिश्ते की वजाहत या दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है, इस बात को ज़ाहिर करने के लिए हमने एक तरसीम का सहारा लिया है, जिसमें देखिए ओ एक्स महवर पर जो नीचे जो महवर है वो एक्स महवर है, जिस पर हमने शय की इकाइयाँ दिखाई है और इकाइयाँ हैं 7। जैसे ऊपर हमने जो लिया था वही 7 है।
اور کل اور حاشیہ افادہ ہم نے او وائی محور پر لیا ہے، جو کل اور حاشیہ افادہ ظاہر کرتا ہے، جسے 0 پہلے نیچے وضع 4، پھر وضع 2 اور صفر، پھر 4 8 12 16 20 24 اور اس طریقے سے 26 32 کی طرف گیا ہے۔ تو پہلی اکائی استعمال کریے، دیکھیے یہاں پر کل اور حاشیہ افادہ دونوں مساوی ہے، اس لیے یہاں دونوں کا نقطہ 1 آیا۔ پھر کل افادہ یہاں پر 18 حاصل ہوا، پھر 24 حاصل ہوا، پھر اس کے بعد 28 حاصل ہوا، 30 اس طریقے سے کل افادہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، لیکن بڑھنے کی شرح اس کی اسٹیٹ نہیں ہے، اتنی رفتار نہیں ہے، بلکہ اس کی رفتار میں کمی آئی ہوئی ہے۔ اور 7ویں اکائی استعمال کرنے اور پھر دیکھیے ادھر کہ حاشیہ افادہ جو نیچے کی جانب اتر رہا ہے وہ مسلسل گھٹتا جا رہا ہے، گرنے کی شرح اس کی مسلسل ہے، تسلسل کے اندر ہے۔ تو جیسے 8 4 8 4 2 0 اور وضع 2 اس طریقے سے گھٹا ہے۔ اب یہاں پر ہم اور مشاہدہ کریں کہ پہلی چیز ہم نے یہ دیکھا کہ کل افادہ مسلسل بڑھتا جاتا ہے، لیکن اس کی بڑھنے کی ابتدا میں کل اور حاشیہ افادہ دونوں مساوی ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ کل افادہ گھٹتی ہوئی شرح سے مسلسل بڑھتا جاتا ہے اور حاشیہ افادہ مسلسل گھٹتا جاتا ہے۔ پھر ہم اگلا پوائنٹ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کل افادہ جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے، یہاں پہنچا ہے، تب حاشیہ افادہ 0 ہو گیا، یہاں پر دیکھیے جو نقطۂ سیرابی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر 7ویں کا استعمال ہوتی ہے تو کل افادہ پہلی مرتبہ گھٹ رہا ہے، جیسی کل افادہ گھٹ رہا ہے حاشیہ افادہ منفی رجحان اختیار کر لیا، منفی ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے اس جدول 4 نکات 6 نکات اور تقسیم کے ذریعے ہم کل افادہ اور حاشیہ افادے کے درمیان رشتے کی وضاحت کر سکتے ہیں، دونوں کا تعلق ظاہر کر سکتے ہیں، دونوں کے درمیان فرق لکھ سکتے ہیں۔ امتحان میں پوچھا جاتا ہے کہ کل افادہ اور حاشیہ افادے کے درمیان فرق لکھیے، ہم ان 6 نکات کی مدد سے ہم کل افادہ اور حاشیہ افادے کے درمیان فرق لکھ سکتے ہیں، اور ترسیم کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں۔ کل افادہ کے لیے ہم اوپر کا ترسیم کا اوپری حصہ بتا دیں، اور حاشیہ افادہ کے درمیان فرق کے نیچے ہم نچلا حصہ دکھا دیں۔ اس طریقے سے ہم کل افادہ اور حاشیہ افادے کے درمیان فرق کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے جو دیکھا اس کی ریویژن کر لیں ہم کہ کل افادہ اور حاشیہ افادے کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ تو نمبر 1 ہے ابتدا میں کل افادہ اور حاشیہ افادہ دونوں مساوی ہوتے ہیں۔ نمبر 2 جب کل افادہ گھٹتی ہوئی شرح کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے، جبکہ حاشیہ افادہ مسلسل گھٹتا جاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہم یہ لے سکتے ہیں کہ کل افادہ جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تب حاشیہ افادہ 0 ہو جاتا ہے، جو نقطۂ سیرابی کو ظاہر کرتا ہے۔ اب سیراب ہو گیا، مزید اکائیاں استعمال کرنے کی اس کی خواہش نہیں ہے۔ اور 5واں نقطہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کل افادہ جب گھٹنے لگتا ہے، وہ 30 سے نیچے جا رہا ہے، تب حاشیہ افادہ منفی ہو جاتا ہے، یعنی یہ کہ تسکین غیر تسکین میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اگلے ویڈیو کے اندر یا اگلے لیکچر کے اندر ہم گھٹتے ہوئے حاشیہ افادہ کا قانون کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس لیکچر کو دیکھیے، اس کو سمجھیے، اور جب تک سمجھ میں نہ آئے اس کو ریپیٹ کیجیے، اور آپ کے اگر کوئی ڈاؤٹس ہو تو آپ ضرور واٹس ایپ گروپ پر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، آخر دعوانا الحمدللہ۔